Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, पीपीएफ में या फिर एनपीएस में, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। मैं इस वीडियो में आपको दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, दोनों प्रोडक्ट्स से क्या फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड किस में पैसा डालना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा एलिजिबिलिटी का, कि पीपीएफ में पैसा डालने के लिए आपकी कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी पीपीएफ में पैसा डालना शुरू कर सकते हैं एंड कितनी भी उम्र तक आप पैसा इसमें डाल सकते हैं। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और आप 65 ईयर्स तक ही पैसा डाल सकते हैं। अगर आपकी एज 66 ईयर होगी तो आप एनपीएस में पैसा और नहीं डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लॉक इन पीरियड। जब आप पीपीएफ में पैसा डालना शुरू करते हैं तो 15 साल से पहले आप पीपीएफ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं एनपीएस की, जब आप एनपीएस से पैसा डालना शुरू करेंगे, जब आपकी एज 60 प्लस होगी तभी आप इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। पीपीएफ में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका 80C के अंदर एग्जम्प्ट होगा एंड जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे आपका उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा एंड जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगी वो भी आपकी नॉन टैक्सेबल होगी। लेकिन मैं एनपीएस की बात करूँ, एनपीएस में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसकी भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी। लेकिन जब एनपीएस की मैच्योरिटी होगी आफ्टर 60 ईयर, आपकी 60 साल की एज के बाद, तो आपको जो पैसा मिलेगा, मान लीजिए आपको 100 रुपये मिलते हैं, तो एनपीएस में क्या होता है कि जो अमाउंट आपको मिलती है मैच्योरिटी पर उसका 60% पोर्शन आपको लमसम मिलता है एंड 40% की पेंशन आपको हर मंथ आती है एंड जो पेंशन की अमाउंट होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। पीपीएफ में अकाउंट खोलने के बाद आपको 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये हर साल मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं एंड एनपीएस में भी ये अमाउंट सेम है। अब बात करेंगे हम रिटर्न्स की। जो पीपीएफ में जो रिटर्न का स्ट्रक्चर है वो 7 से 9% के बीच में मान सकते हैं। अभी जो रेट चल रहा है पीपीएफ में इंटरेस्ट का वो चल रहा है 7 के आसपास कुछ। लास्ट ईयर ये कोरोना से पहले देखा जाए तो रेट था 8 पॉइंट कुछ था, लेकिन मंदी का टाइम चल रहा है तो इसमें रेट कम है। लेकिन जो एनपीएस का रेट रहता है वो रहता है 8 से 12%। जो एनपीएस में रेट ज़्यादा इसलिए क्योंकि एनपीएस में जो फंड होता है हमारा उसका कुछ पोर्शन इक्विटी में भी जाता है। कितना जाता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है एनपीएस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, जिससे आपका एनपीएस का फंडा क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में। पीपीएफ में 15 साल के बाद आपकी अमाउंट मैच्योरिटी के रूप में वापस आ जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी अमाउंट अपनी मैच्योर नहीं करवानी है, मुझे पेमेंट नहीं लेनी है, मैं इसमें और पैसा डालना चाहता हूँ, तो आप 5 साल का एक्सटेंशन आगे बढ़ा सकते हैं। एंड एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम भी इसे कर सकते हैं। 5-5 साल करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एनपीएस में क्या होता है, 60 साल के बाद आप अपनी मैच्योरिटी को 70 साल तक पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 65 ईयर्स तक ही रहेगी। अगर मान लीजिए आपको पैसे की पहले ज़रूरत पड़ गई और आपको पैसे पहले चाहिए, यहाँ पे जो हमारा लॉक इन पीरियड लगा हुआ है 15 साल और 60 साल का, लेकिन आपको पैसे की पहले ज़रूरत पड़ सकती है, क्या आप पैसा निकलवा सकते हैं? जी हाँ, पीपीएफ के केस में आप 6 साल बाद अपना पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन एनपीएस के केस में आप 10 साल बाद अपना पैसा कुछ पोर्शन निकलवा सकते हैं, नॉट कंप्लीट। पीपीएफ के केस में आप मैक्सिमम 50% अमाउंट निकलवा सकते हैं, लेकिन एनपीएस के केस में आप 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन आपने किया है आप उसका 25% ही मैक्सिमम निकलवा सकते हैं। गवर्नमेंट के केस में क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर है वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में, तो आप उससे 1 रुपया तक नहीं निकाल सकते हैं। आप सिर्फ जितना कंट्रीब्यूशन आपने किया आप उसी में से पैसा निकाल सकते हैं। अब एक होता है फंड मैनेजमेंट, कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा आपका कहाँ लग रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ से आपको उस पैसे से रिटर्न मिल रही है। पीपीएफ के केस में आपको अपने फंड मैनेज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होता। एनपीएस में आप चाहें उसी सिक्योरिटी में अपना फंड लगा सकते हैं। एनपीएस में 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। आप चाहें जितना पोर्शन चाहें आप किसी भी फंड में लगा सकते हैं। इक्विटी का एक मैक्सिमम स्लैब होता है कि इक्विटी के अंदर आप 75% से पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी किसी भी तरह का ऑप्शन पीपीएफ में आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं विड्रॉल की। जब पीपीएफ आपका मैच्योर हो जाएगा तो आप पीपीएफ से सारा फुल अमाउंट 100% की 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होता। एनपीएस में जो लमसम अमाउंट है वो मैक्सिमम 60% ही विड्रॉल की जा सकती है एंड जो बाकी का पोर्शन बचेगा लमसम के बाद वो आपको पेंशन के रूप में हर मंथ मिलेगा। पीपीएफ में जो रिस्क है वो काफ़ी कम है क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर हाथ होता है पूरा, एंड एनपीएस में जो रिस्क है थोड़ा सा ज़्यादा कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में भी जाता है और इक्विटी आपको पता है टोटल डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट पे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक्सपेंस रेशियो, पीपीएफ में किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता
आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आगे आपका फंड मैनेजर करेगा आपको उसमें कोई चार्ज नहीं देना है, 0% है। लेकिन एनपीएस के केस में ये है 0.01%। ये भी कोई ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी आपको 2 से 3% चार्ज आपके निकल जाते हैं। लाइबल इन केस ऑफ डेप्ट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि पीपीएफ एक ओनली ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा लोन है एंड आपकी सारी प्रॉपर्टी सेल हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन आपके पीपीएफ पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मतलब अगर आपको किसी को पैसे देने भी हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, तो आपके पीपीएफ को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपका पीपीएफ का पैसा आपके पास ही रहेगा। लेकिन एनपीएस के केस में ऐसा नहीं है। एनपीएस के केस में क्या, किसी भी केस में ऐसा नहीं होता, ओनली पीपीएफ ही यहाँ पे एक्सेप्शनल है, जिसमें आपके लोन के टाइम भी अगर आपको पैसा चुकाना है अपना, अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आपके पीपीएफ के अकाउंट पे कोई भी हाथ नहीं डालेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखिए, अगर हम मंथली 5,000 रुपये भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट हमारी 30 साल तक रहेगी, जैसा कि आप पीपीएफ में जानते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न रहती है वो 7 से 9% के बीच में रहती है। मैंने 8% ले लिया है, तो हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी वो बनेगी अराउंड 75 लाख रुपीज़ कि आपने 18 लाख इन्वेस्ट किए पूरे 30 साल में एंड आपको 75 लाख रुपए मिल जाएंगे ऑन मैच्योरिटी डेट। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ एनपीएस के केस में कि अगर अपने 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, पीरियड हमने वही सेम पीरियड रखा है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न आपको पता है कि एनपीएस में केस में 9 से 12-13% रिटर्न हमें मिल जाती है। तो मैंने 10% उन्होंने एवरेज रिटर्न रखी है, तो हमको जो अमाउंट मिल रही है 18 लाख इन्वेस्ट करने पे 1,10,00,000 रुपये, मतलब टोटल 35 लाख रुपए हमें ज़्यादा मिलेगा। तो आपको पता लग ही गया होगा कि किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपका कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी हर डाउट के लिए। थैंक यू सो मच।